बच्चों, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमें करना है बेटा एक मोशन इन प्लेन, एक समरी लेक्चर। अगर हम लोग मोशन इन प्लेन की बात करते हैं तो स्टार्ट कहां से हुआ था? ये भी आपका एक यूनिट वेक्टर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसा यूनिट वेक्टर है, हमें तो आई कैप जे कैप के कैप पढ़ाया गया था। ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट याद करिए, एक बड़ा सा गंदा सा स्टेटमेंट क्लास में लिखवाया था और मैंने कहा था एज इट इज स्कूल में छाप के आना पड़ेगा, समझ के जाइए। रीजन मीन क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट में इधर उधर कुछ किया तो आपके टीचर मार्क्स काटेंगे। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी तो रूट 3p था, याद करें। जब 120 था तो p था और जब 180 था तो 0 था। अब जो बच्चे ये इतना फास्ट रिकॉल कर पा रहे हैं, बिलीव मी योर रिवीजन इज वेरी गुड। तो आपको मैं अगर ये स्टेटमेंट कहता हूं कि मैंने 2 न्यूटन अलमारी पर फोर्स लगाया, तो आपके मन में ये डाउट आ जाना चाहिए कि यार कि 2 न्यूटन आप कैसे लगाने की बात कर रहे हैं। सारी स्पून फीडिंग मैं नहीं करूंगा, थोड़ी सी करूंगा, चम्मच दिखाऊंगा, कहूंगा भैया खाना भरो, रखो मुंह में, चबाओ, एंजॉय करो। और अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते हो, मैं बिलीव मी आप इसको कम से कम टाइम में ऐसे ही रिवाइज कर पाओगे। बच्चे महीनों महीने तक रिवाइज करते रहते हैं, कहते सर चैप्टर खत्म नहीं हो रहा। आपको इतने मल्टीपल रिवीजन करने हैं कि जेईई मेंस से पहले आप आंख बंद करो, पूरा चैप्टर सड़क से आंखों के सामने से निकल जाए कि हाँ यार ये चीजें सर ने बताई थी। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेईई बैच में। आज हमें करना है बेटा एक मोशन इन प्लेन, जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है उसके ऊपर हमारे पास एक समरी लेक्चर। आप सभी लोगों को पता है कि ये चैप्टर हमारे पास काफी बड़ा था क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स को हमें देखना था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में बात किया था, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात किया था और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात किया था। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले हम लोग जो मेन पॉइंट्स है, समरी लेक्चर का मेन पर्पस क्या है मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर आपने मोशन इन प्लेन कहीं पर भी पढ़ा होगा तो आपने ये सारी कहानी कहीं ना कहीं सुनी है, प्लस इसके एडिशनल भी कई सारी चीजें क्लास में सुनी होंगी फॉर श्योर। आपको एक्स्ट्रा भी चीजें, अगर आप अर्जुना बैच में हैं तो आपने एक्स्ट्रा भी कई सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग समरी लेक्चर की बात करते हैं तो समरी लेक्चर में हमारे पास वो मेन पॉइंट जरूर हमें रिवाइज करने हैं जिससे वो चीजें हम लोगों ने डिराइव की थी। तो अगर आप किसी भी बुक की बात करते हैं या कहीं पर भी अगर आप थ्योरी की बात करते हैं तो मिनिमम सेट जो हमारे को बताया जाता है वो चीज हमें समराइज करना है, वो चीज हमें रिवाइज करना है। प्लस अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने काफी सारे लेक्चर्स लिए हैं, काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने करी है, काफी एडवांस के सवाल भी हम लोगों ने क्लास में लगाए हैं, जहां पर हम लोगों ने इन कंसेप्ट को और अच्छे से कैसे समझना है उसके बारे में बात की है, राइट। तो इसीलिए जो वो पूरा चैप्टर है वो काफी लेंदी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी माइन्यूट चीजों के बारे में आपको सोचना है। वेक्टर्स इसमें यूज होता है, बेसिक मैथमेटिक्स इसमें यूज होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहां पर यूज होता है, राइट। तो आपको क्या करना है कि यस सर, जो आप आज ये सारी चीजें बता रहे हैं कि क्या वो मेरे को कम से कम टाइम में सारी चीजें मैं रिकॉल कर पा रहा हूं या फिर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मोशन इन प्लेन की बात करते हैं तो स्टार्ट कहां से हुआ था? मोशन इन प्लेन हमारे पास स्टार्ट हुआ था वेक्टर से। अब आप या तो आंख बंद करके सोचिए, अगर आप लोगों ने रिवाइज कर रखा है तो आप आंख बंद करके सुनिए और सोचिए हाँ हाँ ये सारी चीजें बताई गई थी। और अगर आपने अभी खुद से रिवीजन नहीं किया है तो थोड़ा सा आप इन सारे जो भी डेटा दिया गया है इसके ऊपर नजर रखिएगा, मैं बताता चलूंगा, ठीक है। हम लोगों ने वेक्टर से स्टार्ट किया था। एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास 9वीं और 10वीं क्लास तक हम लोग जो क्वांटिटीज को डील कर रहे हैं उसमें कुछ वेक्टर्स भी थे और कुछ स्केलर्स भी थे। स्केलर ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन उनके पास नहीं है, यही आपको बताया जाता है। और मुझे पता है यहां पर जब मैं बात बोलूंगा तो कई बच्चे टेंसर 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 दिमाग में लाएंगे। बेटा 11वीं और 12वीं हमारे पास विदाउट टेंसर वर्ड यूज किए भी आपका निकल सकता है, तो जबरदस्ती आप उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। टेंसर थोड़ी सी और डिटेल में आपको अपने इंजीनियरिंग में बताई जाएगी, तब आप अपनी एनर्जी वहां पर लगाइएगा। अभी आपके लिए सीधे स्केलर और वेक्टर 2 ही टर्म्स आपके सिलेबस में है, तो रेलिवेंट स्टडी आपको बहुत जरूरी है करनी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। सर करंट हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल था जो आपने क्लास में बताया था, इसके पास तो डायरेक्शन भी है लेकिन यस अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये रैंक 0 का टेंसर हमारे पास बनता है, ठीक है। तो टेंसर वाले पार्ट को हम लोग यहां पर हटा देते हैं। करंट हमारे को स्केलर ही डील करना है, ठीक है। क्यों बोलना है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसका जोड़ने का तरीका, मेन स्केलर का जोड़ने का तरीका मेन होता है। क्योंकि जब आप यहां पर जोड़ रहे होते हैं तो आप कोई ऐसा लॉ वॉ नहीं लगा रहे, आप डायरेक्टली जोड़ रहे हैं। मास में अगर मैं बात करूं, मास स्केलर क्यों है? अगर 5 केजी में 2 केजी जोड़ना है तो अब ये नहीं देखेंगे यार किस एंगल से जोड़ा है, ये नहीं देखेंगे कौन सी एक्सिस पर जोड़ना, कुछ नहीं, आप सीधे 5 केजी प्लस 2 केजी 7 केजी लिखते हैं। 10 केजी में से 3 केजी घटाना है तो ऑब्वियसली 7 केजी ही आपके पास रहेगा। तो मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ये सारी जो आपकी क्वांटिटीज थी ये सारी की सारी स्केलर है। इसमें डिस्टेंस भी आपके पास आता है, पावर भी आपके पास आता है, वर्क भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी में आता है।
तो स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जब आपको जोड़ना है और घटाना है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली इसको जोड़िए और घटाइए। वो क्वांटिटीज होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, इनके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इनके पास नहीं है। करंट आपके एक एग्जांपल रहेगा, आप कहना करंट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब हम उसका एडिशन कर रहे हैं तो वी आर नॉट यूजिंग वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, जो आगे मैं आपको दोबारा से एक बार रिकॉल कराऊंगा। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। फिजिक्स में आगे चल के आपको कई सारी ऐसी क्वांटिटीज मिलेंगी जिनका डायरेक्शन से बहुत सारा पंगा है। कहने का मतलब, अगर आप एक डब्बे पर फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन, तो आपको मैं अगर ये स्टेटमेंट कहता हूं कि मैंने 2 न्यूटन अलमारी पर फोर्स लगाया, तो आपके मन में ये डाउट आ जाना चाहिए कि यार कि 2 न्यूटन आप कैसे लगाने की बात कर रहे हैं सर? क्या आप अलमारी को प्रेस करने की बात कर रहे हैं, अलमारी को उठाने की बात कर रहे हैं, अलमारी को धक्का देने की बात कर रहे हैं? ये 2 न्यूटन की डायरेक्शन कहां है? क्योंकि उस डायरेक्शन से आपको मोशन के बारे में पता लगेगा कि यार वो कहां चल सकता था या फिर कहां पर उसकी चलने की टेंडेंसी है, राइट? तो डायरेक्शन ऐसी क्वांटिटीज की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दोस क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। जो जोड़ते समय या घटाते समय उसमें आपको उनके लिए कुछ लॉज लगाने पड़ते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर्स बेसिकली कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है, इसमें आपका फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, हमारे पास मोमेंटम है जो आपने शायद अभी तक पढ़ भी लिया होगा, ठीक है, इंपल्स है। ये सारी आपकी क्या रहती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास यहां पर रहती हैं। जब भी आपको इनको जोड़ना है या घटाना है तो आगे चल के वेक्टर लॉस जो मैं आपको बताऊंगा उन्हीं को आपको यूज करना पड़ेगा। अब बात आती है सर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है कि जब आप थ्योरेटिकली कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो बार बार आप एरो नहीं बनाते, आप वहां पर अपने टर्म्स लिखते हैं। जैसे आपने कहीं पर देखा होगा ए के ऊपर एक ऐसे एरो बना दिया जाता है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है? तो कहीं पर भी ए एरो दिखेगा तो दिस इज वेक्टर ए। और इसके आगे अगर मैं मैग्नीट्यूड मॉडुलस, क्योंकि एक वेक्टर के पास 2 चीजें थी, एक मैग्नीट्यूड थी और एक डायरेक्शन थी, तो अगर आप कहीं पर ऐसे मॉड लगाता हुआ देखेंगे तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोला जाता है, या फिर मॉड ए भी बोला जाता है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड होता है। और अगर आप कहीं पर वेक्टर के ऊपर ऐसे कहीं एक ऐसे टोपी टाइप का देखते हैं तो इसका ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उसको आप ऐसे किताबों में लिखा हुआ देखेंगे, ए कैप, कैसे बोलते हैं, ए कैप, इसको क्या बोलते हैं, मॉड ए। तो ए कैप अगर मैं बात करूं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, या फिर यूनिट वेक्टर अलोंग ए। सर ये यूनिट वेक्टर क्या है, अभी आपको आगे समझाऊंगा। यूनिट वेक्टर का मतलब भी डायरेक्शन ही हमारे पास होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा होता है डायग्रामेटिक व्यू। अगर हम लोग एक वेक्टर को डायग्राम्स के फॉर्म में शो करें तो एक एरो से शो करते हैं। जैसे आपके सामने एक डब्बा बनाया, मैंने कहा कि भाई मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप देखिए कि मैंने एक एरो बनाया, तो एरो से आपको समझ आ रहा है कि यार इस डायरेक्शन में लगाया है, और लेंथ से आपको पता लगेगा 10 न्यूटन। अगर मेरे को 5 न्यूटन बनाना है तो मैं इसका आधा बनाऊंगा, क्योंकि लेंथ जो होता है, जितना बड़ा एरो बनाऊंगा उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा, जितना ही कम लेंथ बनाऊंगा उतना ही कम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा। जिस डायरेक्शन में मैं अगर बोलता कि मैंने यहां पर 20 न्यूटन लगाया, तो आपको अपने आप एरो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में समझ आ जाएगा कि ये डायरेक्शन थी वेक्टर की, और जितना ज्यादा मैं लेंथ बनाऊंगा उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली होगा। तो डायग्रामेटिक व्यू में हम क्या करते हैं, एक एरो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक एरो बनाया जाता है। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जितना ज्यादा लेंथ बनाएंगे उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होता है। और जिस भी एरो की, जो भी एरो की डायरेक्शन होती है वही हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन होती है। किसी भी वेक्टर के आगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको फोर्स बोला कि एक बॉडी पर -2 न्यूटन का फोर्स लगा, बच्चों के दिमाग में ये रहता है यार -2 न्यूटन मतलब 0 से छोटा फोर्स। 0 से छोटा फोर्स नहीं है बेटा। प्लस और माइनस किसी भी वेक्टर के सामने, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के सामने प्लस और माइनस उसकी डायरेक्शन है। ये क्या बता रहा है कि 2 न्यूटन फोर्स हम लोग लगाया है नेगेटिव डायरेक्शन में। सर माइनस एक्सिस में लगाया है, -y या -z वो अलग बात है, लेकिन ये -0 से छोटा नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि ये आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है नेगेटिव डायरेक्शन में। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड इज 2 एंड दिस इज योर डायरेक्शन। और डायरेक्शन को हम लोग एक और नाम बोल देते हैं यूनिट वेक्टर बेसिकली, ठीक है? ये आपको क्लास में बताया गया था। इसके बाद हमारे पास आता है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई सारे बच्चे गलत करते हैं, तो इसमें स्टेटमेंट याद रखना, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं आपके, ठीक है? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज, अच्छा लिखा भी हुआ है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। किसी भी 2 वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो उनको एक्सटेंड करिए। जैसे ये वाला वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। दूसरा वाला वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। तो इनके बीच का अगर आपको एंगल मार्क करना है तो ये इन दोनों के बीच का एंगल होगा। एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये इनके बीच का एंगल है। कई बच्चों को डाउट आता है सर ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया,
है ना, ये भी तो इन दोनों के बीच के डायरेक्शंस का ही एंगल है। यहां पर याद रखना कि हम लोगों ने एक कन्वेंशन सेट कर रखा है कि पूरी दुनिया किसी भी दो वेक्टर के बीच का जब एंगल निकालेगी, ठीक है, जैसे मान लो ये दो वेक्टर थे, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, दो एंगल तो हमेशा ही आएंगे, इनमें से कौन सा माना जाएगा, वही वाला एंगल माना जाएगा जो 180 डिग्री से कम होता है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है तो हम लोग इसको ना मान के इसको, ये वाला हमारे पास एंगल होगा। अगर मैं बात करूं तो ये वाला वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये वाले वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो सर दो एंगल आए, एक ये आया एक ये आया, तो जो भी एंगल 180 डिग्री से कम है यही इन दोनों के बीच का एंगल माना जाएगा। एक वेक्टर ये है, कुछ बच्चे कहते सर हमारे टीचर ने एंगल बाहर बना रखा था, मैथ्स वाले टीचर यहां पर बनाते हैं। बेटा दोनों की कहानी अलग है, ये मैं वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात कर रहा हूं। इस वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास ये है बेटा, और इस वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास ये है, राइट। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन। सर एक तो एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, इनमें से कौन सा मानेंगे, जो 180 डिग्री से आपको कम मिलेगा वही एंगल आपका होगा, तो ये इसका एंगल रहेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास वेक्टर एक ये है, तो इसका डायरेक्शन क्या था बेटा, इसका डायरेक्शन हमारे पास यहां है, ये वाला वेक्टर इधर है, इसका डायरेक्शन यहां है, तो ये है इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। सर एक ये वाला एंगल भी था, यस 180 डिग्री से ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल हम लोग यहां पर नहीं लेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं, इनके बीच के आपस के एंगल आपको यहां पर लेने हैं। तो ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है बेटा, तो ये डायरेक्शन है, ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन है, तो इनके बीच में एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। कौन सा एंगल लेंगे, जो 180 डिग्री से कम है, तो ये इनके बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अल्फा कह देता हूं, ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ये वाला वेक्टर इधर है, ये वाला वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल बीटा है। ये वाला वेक्टर इधर है, ये वाला वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल गामा है। सर ये बराबर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बस मैंने अभी यहां पर मार्क करके बताया कि एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करा था कि हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या है। हमारे पास बहुत प्रकार के टाइप हैं, अगर आप बुक्स में जाएंगे तो और भी इससे ज्यादा मिलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकल, हमें उनसे मतलब नहीं है, जो हमारे सिलेबस के काम के हैं, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट आपके एग्जाम्स में काफी कम आता है, कॉम्पिटिटिव में, स्कूल में जो आता है वो इन सारे वेक्टर्स से आपका आराम से हो जाएगा। इक्वल वेक्टर, देखो भाई वेक्टर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इक्वल वेक्टर अगर मैं बात करूं, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थे। अगर मैं इक्वल वेक्टर की बात कर रहा हूं तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम। तो एम मैग्नीट्यूड भी सेम है और हमारे पास डायरेक्शन भी हमारे पास सेम है। ऐसे क्वांटिटीज ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। जैसे मान लो 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, ये दोनों ही आपके इक्वल वेक्टर्स हुए। फिर आता है आपका पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो एनी, बट इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 1 न्यूटन है, ये हमारे पास 2 न्यूटन है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों पैरेलल है। सर हमारे पास एक 4 न्यूटन था, एक 4 न्यूटन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, सेम हो या ना हो, ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन में है, तो ऑल आर पैरेलल वेक्टर्स। सीधी सी बात। नेगेटिव वेक्टर्स, ध्यान सुनना, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन इनका अपोजिट हमारे पास यहां पर होता है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास 5 न्यूटन था और ये हमारे पास -5 न्यूटन है, तो ये दोनों ही आपके नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का 5 और 5, एक की डायरेक्शन पॉजिटिव, एक की डायरेक्शन नेगेटिव, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। नेक्स्ट इज योर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर नाम से पता लग रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसमें सर मैग्नीट्यूड का क्या पंगा है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो एनी, और डायरेक्शन इसका अपोजिट हो। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होते ही ये आपस में एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। जैसे मान लीजिए ये -1 न्यूटन हुआ और ये हमारे पास +2 न्यूटन हुआ। सर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है, यस, तो ये हमारे पास एंटी पैरेलल हुआ। सर इसका मैग्नीट्यूड +5 न्यूटन है और इसका -5 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है। नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर, जैसे मान लो मैंने कहा 10 न्यूटन -10 न्यूटन आएगा, तो क्या आएगा सर 0 न्यूटन आएगा, ठीक है। मान लो कि 10 में से 10 आपने घटाया तो 0 आएगा बेसिकली, अगर मैं उस लॉजिक से बात करूं, अभी डायरेक्शन छोड़िए, ठीक है। तो अब जो ये 0 न्यूटन आया तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हुई 0, अब डायरेक्शन क्या होगी सर, डायरेक्शन तो एरो अगर मैं बनाऊंगा, मैग्नीट्यूड 0 है तो एक एरो का जितना लेंथ होता है उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होता है। यहां तो सर मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया, तो बेसिकली एक पॉइंट बनाया जाएगा, हाँ,
अगर आप पॉइंट बना रहे हैं तो सर इसका तो कोई डायरेक्शन ही डिफाइंड नहीं है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, बहुत सारे पॉइंट, एक पॉइंट की तो बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। बच्चे क्या बोल देते हैं कि डायरेक्शन होती ही नहीं है। अगर नहीं होगी तो बेटा ये वेक्टर भी नहीं होगा, आपको बोलना है होती है लेकिन हमें नहीं पता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ ओ वेक्टर, एक पॉइंट से स्टार्ट हुए वहीं पर चले गए, ओ से ओ तक ही चले गए, इसको हम कहते हैं नल वेक्टर। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर, नाम से पता लग रहा है ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, हमारे पास सेम इनिशियल पॉइंट, उनका जब इनिशियल पॉइंट सेम होता है इनको हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे ये दोनों वेक्टर्स का देखें तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास सेम आ रहा है, दिस आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट इज योर को प्लेनर वेक्टर, नाम से पता लग रहा है विच लाइज इन सेम प्लेन, विच लाइज इन सेम प्लेन, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन कहने का मतलब, जैसे मान लो आप कॉपी है, कॉपी में आप बहुत सारे एरोस बना लीजिए, ये सारे के सारे एरोस आपके कॉपी के प्लेन में ही, कोई कॉपी से बाहर तो निकल नहीं रहा है, तो वो सारे के सारे वेक्टर्स आपके प्लेन में ही हैं, उनको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम हो, डिफरेंट हो, डायरेक्शन सेम हो, डिफरेंट हो, वी डोंट केयर, हमारे पास बस एक प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स को हम लोग अपना कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अब बात आती है सर यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या था। यूनिट वेक्टर की अगर आप बात करें तो नाम यूनिट से आपको समझ आ रहा है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है 1 और डायरेक्शन इनकी होती है फिक्स। यूनिट वेक्टर आपको कहीं पर भी मिले समझ जाना इट इज बेसिकली डायरेक्शन ओनली। कभी भी आपको सवाल में बोला जाए, जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सवाल में बोला जाए कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए, तो बच्चे कहते हैं सर इसका सवाल कैसे होगा, अरे यूनिट वेक्टर अलोंग ए मतलब डायरेक्शन अलोंग ए के अलोंग जो भी डायरेक्शन है उसको बताइए, तो आपको ए की ही डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं इट्स बेसिकली डायरेक्शन ओनली। अब अगर मैं आपसे बात करूं, हम लोग तो 3 डायमेंशन दुनिया में रह रहे हैं, तो हमारे पास कितनी डायरेक्शंस हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 डायरेक्शंस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सर यही 3 डायरेक्शन है, अरे पागल, क्या तू सिर्फ एक्स में ही मूव कर सकता है, तू वाई में ही मूव कर सकता है, क्या तू सिर्फ जेड में ही मूव कर सकता है, नहीं ना, तू इधर भी जा सकता है, 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 इधर भी जा सकता है। मैं इसी पॉइंट से इनफाइनाइट डायरेक्शंस में जा सकता हूं, इसीलिए हमारे पास इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। हमें अपनी दुनिया को समझने के लिए इन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स की जरूरत है। ये वर्ड याद रखना, 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, जो आप अपना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं कि सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारी एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल बात करें 90 डिग्री, वाई और जेड 90 डिग्री, एक्स और जेड 90 डिग्री। कुछ बच्चे कहते हैं वाई और जेड 120 डिग्री पर है, अरे पागल, अगर तू उस लॉजिक से बोल रहा है तो ये 115 डिग्री क्यों नहीं नापा, कैसे तूने, ये 3 डायमेंशन है भाई, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, जेड एक्सिस एक्चुअली में बाहर है, ये बनाया जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस कहते हैं, जिसको अभी आप नहीं समझे, ये ऐसे है बेटा, ये जेड एक्सिस आपकी अगर मैं बात करूं, यहां पर एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, जेड एक्सिस बाहर है, माइनस जेड अंदर है, माइनस एक्स इधर है, माइनस वाई इधर है। जो आप 10वीं क्लास में ग्राफ प्लॉट करते होंगे, लीनियर इक्वेशंस के आपका मैथ्स में चैप्टर होगा, तो आप ग्राफ प्लॉट करते थे, आप एक्स एक्सिस बनाते थे, वाई एक्सिस बनाते थे, वो एक प्लेन में होते थे, बाहर की डायरेक्शन जेड एक्सिस, अंदर की डायरेक्शन माइनस जेड एक्सिस हमारे पास यहां पर होती है। ठीक है, तो हमारे पास दुनिया में इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स थे, लेकिन उनमें से हमें सिर्फ 3 का काम चाहिए था। क्यों, अगर मेरे को इधर से इधर जाना है तो मैं एक्स में चल सकता हूं, वाई में चल सकता हूं, जेड में चल सकता हूं, तो मैं इनके कॉम्बिनेशन से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूं। तो मिनिमम मेरे को 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स पता लग जाए, क्योंकि हमारी दुनिया 3D दुनिया है, तो हमारा काम चल जाएगा। तो 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। एक्स एक्सिस में अगर आप एक कदम चलते हैं तो इसको कहते हैं आई कैप, वाई एक्सिस में एक कदम अगर आप चलते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग जे कैप, और जेड एक्सिस में अगर आप एक कदम चलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं के कैप। कुछ बच्चे बड़ा घबराते हैं कि सर आई कैप, जे कैप, के कैप समझ नहीं आता। अरे भाई, तुम जब 10वीं क्लास में लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर में ग्राफ बनाते थे तो आप स्केल फैक्टर लिखते थे, एक्स एक्सिस में हर एक डब्बा 2 मीटर का है,
है ना, होता थोड़ा ना है, आप लिख देते हैं ना कि भाई एक डब्बा हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा डब्बा 2 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा डब्बा 3, आप स्केलिंग करते थे। वैसे ही समझिए एक्स एक्सिस के हर एक डब्बे को मैं आई कैप कह रहा हूं, मतलब एक कदम अलोंग एक्स एक्सिस इज अवर आई कैप, एक कदम अलोंग वाई एक्सिस इज अवर जे कैप, एक कदम अलोंग जेड एक्सिस इज अवर के कैप। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, एक ही कदम गया हूं और डायरेक्शन फिक्स है। आई कैप कभी भी मैं अगर आपको बोलूंगा तो वो एक्स एक्सिस में आएगा, जे कैप कभी भी मैं बोलूंगा तो वाई एक्सिस आपके दिमाग में आएगा, और के कैप मैं कभी भी बोलूंगा तो जेड एक्सिस आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। राइट, कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर यूनिट वेक्टर में सर हमारे पास तो 6 डायरेक्शंस हो जाएंगी, फिर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो 6 आ जाएंगी। मैंने कहा कैसे सर, एक आई कैप और दूसरा माइनस आई कैप, फिर एक जे कैप और फिर माइनस जे कैप, और फिर एक के कैप और फिर एक माइनस के कैप। मैंने कहा अरे पागल इंसान, अगर मेरा आई कैप डिफाइंड है, यूनिट वेक्टर डिफाइंड है, तो माइनस आई कैप ऑटोमेटिकली डिफाइंड है। तेरे को मैं अगर कहूं ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है और मैं बोलूं भाई नेगेटिव डायरेक्शन कहां होगी, तो तू यहां थोड़ा ना बताएगा, यहीं बताएगा, क्योंकि ये अगर मैंने डिफाइन कर दी तो ये ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गई। मैंने कहा कि यार मेरे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, नेगेटिव किधर होगी, इधर होगी, तो अगर प्लस आई कैप इधर है, मैंने इसको डिफाइन किया तो माइनस आई कैप ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है। क्लियर, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कितने हैं, 3, कौन कौन से, आई कैप, जे कैप, के कैप। यूनिट वेक्टर्स कितने हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डायरेक्शंस हमारे पास होती हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, इन सब का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1, दे हैव फिक्स्ड डायरेक्शंस। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं। पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास ऐसे वेक्टर्स हैं विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ऐसे एक एग्जांपल आपको क्लास में कराया गया होगा, 2 1 2 एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, ओरिजिन से हमारे पास इस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़े। तो एक्स एक्सिस में भी चलना है 2 कदम, वाई एक्सिस में 1 कदम, जेड एक्सिस में 2 कदम, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। क्योंकि अगर आप ओरिजिन पर हैं, ओ से ए गए हैं, इसको क्या कहते हैं, आप ओ पॉइंट पर थे, देखिए एरो का जो टेल है, ये वाला जो टेल है वो ओ पर है, तो आप पहले यहां पर थे, अब आप कहां जा रहे हैं, ए पर जा रहे हैं, हेड के नीचे क्या है, ए, तो आप ए तक अगर जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चलना पड़ेगा, एक्स में 2, वाई में 1, जेड में 2, तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसका मैग्नीट्यूड बताइए, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो मेरे को लेंथ चाहिए, हाँ सर, तो यार क्या मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ पता लगेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, वही इसका मैग्नीट्यूड आया। राइट, हमारे पास अब मैं आपको बोलूं कि भाई इसके डायरेक्शन बता दो, तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, वेक्टर याद करिए, एक वेक्टर के पास 2 चीजें होती थी, एक मैग्नीट्यूड होता था और एक डायरेक्शन होती थी। अगर मैं आपसे इसकी डायरेक्शन पूछूंगा तो आप वेक्टर लिखेंगे, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो वेक्टर लिखा, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ, ध्यान सुनिए, डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर। क्लियर, दूसरा, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए, ये भी आपका एक यूनिट वेक्टर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसा यूनिट वेक्टर है, हमें तो आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़ाया गया था। अरे वो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा 1 आएगा, अंडर रूट में अभी मैं बताऊंगा, ये भी एक वेक्टर है, इसको अगर तू देखेगा तो ये क्या आएगा, 2/√9 आई कैप प्लस 1/√9 जे कैप प्लस 2/√9 के कैप, ये भी एक वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे तूने निकाला था, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यही करके तूने निकाला था, है ना। तो जरा यहां पर भी करके देख, 4/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9, आंसर 1 आया, मींस दिस इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, ये भी आपका एक यूनिट वेक्टर ही है। अगर मैं इसी प्रकार से बोलूं ओबी वेक्टर कैसे निकालेंगे, 3 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, आंसर आ गया, प्लस करते चलेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यही हम लोगों ने करा, मैग्नीट्यूड आ गया। सर डायरेक्शन अगर मेरे से कोई पूछे ओबी कैप, ध्यान सुनना, ओबी कैप, तो दैट मींस डायरेक्शन ऑफ ओबी वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलोंग ओबी, तो वेक्टर लिखिए, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका डायरेक्शन आ गया। ये होते हैं पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो कि आप, दिस इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। सर इसका मतलब, ध्यान समझ, पोजीशन वेक्टर क्या था, दिस इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन से ए पॉइंट पर जाने के लिए क्या करेगा, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप चलेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। मान ले तू ए से लेके बी जाना चाहता है,
ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो फाइनल तेरा कहां पर गया, बी पर गया, इनिशियल कहां था, ए पर था। तो ओबी वेक्टर यहां पर अगर मैं बात करूं तो ओबी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करके तो को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। सर ये फाइनल माइनस इनिशियल क्यों आया, इनिशियल माइनस फाइनल क्यों नहीं आया, अभी कॉमन सेंस लगाएंगे। तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। जैसे आप इसको माइनस करोगे, x को x से माइनस करोगे तो 3 माइनस 2i कैप, 2 माइनस 1j कैप और 3 माइनस 2k कैप, ये आया i प्लस j प्लस k। समझ, तू अगर इस पॉइंट पर है देखो, इस पॉइंट पर जाना है, देखो x में कितना चलना पड़ेगा, सर मैं पहले x पर था 2 अब है 3 तो x में +1 चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या आ गया। तो y में था 1 पर अब है y तेरा 2 तो y में किधर जाना, कितना चलना पड़ेगा, सर +1 चलना पड़ेगा। तो ये भी आ गया। तो z में था 2 अब y में है तेरा हमारे पास 3 तो z में तू कितना चलेगा, z में भी सर मैं प्लस चलूंगा तो प्लस k कैप। ये क्या बताया, a से अगर तेरे को b जाना है तो तेरे को x में 1 y में 1 और z में 1 चलना, एक एक कदम और चलना पड़ेगा तो पहुंच जाएगा, इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल करके ये आता है। अब दूसरी बात, इस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये 1i कैप 1j कैप 1k कैप है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 आ गया। मैं बोलूं डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर निकालो तो वेक्टर लिखो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैं बोलूं यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी निकालो तो वेक्टर लिखोगे उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। क्लियर। तो यहां पर फॉर एनी जनरल वेक्टर, किसी भी वेक्टर की बात करूं तो उसका एक आई कैप जे कैप के कैप के साथ कुछ लिखा होता है। जैसे यहां पर 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप लिखा हुआ है। तो जो ये 2 है दिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट, ये जो 1 है ये y कंपोनेंट कहलाता है और ये जो 2 है दिस इज कॉल्ड z कंपोनेंट। ठीक है। तो किसी भी वेक्टर के लिए ये ax जो i के साथ होता है दिस इज कॉल्ड x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट एंड दिस इज z कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, देखो आप इस वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाला, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, जो i के साथ था ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर करके आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। यहां पर भी देखिए 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ऐसे करके आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर लिखिए, पूरा का पूरा वेक्टर लिखिए, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहां पर वही किया है। अगला हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को जब हमें यहां पर रिजॉल्व करना होता है, ब्रेक करना, रिजॉल्व करना मतलब हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर, ये बाद तक बच्चों को दिक्कत आता है। ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर along coordinate axis, along axis, उसको हम लोग कहते हैं अपना रेजोल्यूशन। तो रिजॉल्व कैसे करते हैं बेटा, कोई भी वेक्टर होता है, आप जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस यहां है, वाई एक्सिस यहां है, एक एग्जांपल भी ले लेंगे, ये 90 डिग्री हमारे पास है। ये वेक्टर को रिजॉल्व करना था तो मैंने एक सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लिया, ये एंगल दे रखा होगा, वेक्टर दे रखा होगा, एग्जांपल में अभी देखेंगे। तो आप एक ट्राइंगल बनाते हैं। याद करिए बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड कौन करता है, एंगल। एंगल के साथ वाला बेस होता है और एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। अगर आप याद करें तो cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की बात करेंगे तो h cos थीटा बेस इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं हाइपोटेन्यूज का cos थीटा और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का sin थीटा, यही आएगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये वाला लेंथ हमारे पास जो बेस है ये वैल्यू कितनी आएगी, जो एंगल के साइड होता है ये आएगा बेटा a cos थीटा, हाइपोटेन्यूज का cos थीटा, और जो ये वाला लेंथ हमारे पास होगा, ध्यान सुनना, जो ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला ये होता है a sin थीटा। मान लेते हैं कि मेरे को ये वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो एक एक करके सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे एंगल यहां दे रखा है तो मैंने 90 डिग्री यहां बनाया, ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। तो बेस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बेस की वैल्यू होगी 4√2 cos 45 और परपेंडिकुलर की होगी बेटा 4√2 sin 45। इस वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर कहूं तो ये कैसे लिखोगे बेटा आप, एक्स के अलोंग कितना है हमारे पास 4i कैप, cos 45 इज 1/√2 कट जाएगा, 4i कैप प्लस 4j कैप। ये पूरा का पूरा वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है। सर इस वाले वेक्टर की बात करें तो ये कैसे आप करोगे, तो मैंने कहा कि भाई यहां पर जरा ध्यान समझना, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड वेक्टर है तो मैंने कहा ट्राइंगल बना लो। तो बेस कौन सा होगा, ये होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा। तो बेस इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, अगर आप देखें तो 5 cos 53 हमारे पास यहां आएगा और परपेंडिकुलर होगा बेटा 5 sin 53।
बेसिक मैथ्स में बताया था बेटा एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है, तो ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 4। तो इस बी वेक्टर को अगर मेरे को पूरा लिखना है तो एक्स में आपका कितना आया, नेगेटिव डायरेक्शन में 3 आया बेटा, और y में आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में +4 आया। ये आपका सेकंड वेक्टर आ गया बाय रिजोल्यूशन। रिजोल्व कर लिया, खत्म। सर इस वाले वेक्टर को रिजोल्व करना है तो ये कैसे करूंगा, मैंने कहा एंगल 30 डिग्री यहां आ रहा है तो एक ट्राइंगल बना ले। तो जहां एंगल है यहां बेस होगा, यहां परपेंडिकुलर होगा, तो बेस की वैल्यू क्या आएगी बेटा 6 cos 30 हमारे पास आएगी, तो √3/2 2√3 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर आएगा बेटा 6 sin 30 दैट इज इक्वल टू हाफ, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ये जो भी वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में, सर ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव, इस वेक्टर के लिए जाने के लिए तेरे को y में नेगेटिव जाना पड़ेगा और x में पॉजिटिव जाना पड़ेगा, तभी तू पहुंचेगा वहां पर। तो अगर मेरे पास c वेक्टर है तो x में आपका पॉजिटिव है तो ये आपका +3i कैप और -2√3 j कैप, ये आपका वेक्टर आएगा। तो सारे वेक्टर्स को हम लोगों ने कैसे रिजॉल्व किया है इस पर नजर रखिएगा, क्योंकि बाद में जाके अगला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में इवन प्रोजेक्टाइल में भी आपको रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि हम लोग वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास होता है अपना एक लॉ विच इज कॉल्ड वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। देखिए एक समय पर अगर आपको दो वेक्टर्स को जोड़ना है, ठीक है, तो आप ट्राइंगल लॉ लगाइए या पैरेललोग्राम लॉ लगाइए। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ, दिस इज ट्राइंगल लॉ, दोनों सेम रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, नथिंग एल्स। दो ये वाले लॉ कब यूज करते हैं, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ तब यूज किए जाते हैं जब एक समय पर दो वेक्टर्स को जोड़ना हो, तब आप ये यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। पॉलीगन लॉ एक समय पर मल्टीपल वेक्टर्स 4, 5, 10 वेक्टर्स को अगर जोड़ना है तो आप पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। पॉलीगन लॉ में अब देखो मल्टीपल वेक्टर्स जोड़ने तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें तरीका होता है जो आपको क्लास में मैंने बताया था। ट्राइंगल लॉ में दो वेक्टर्स को एक समय पर जोड़ना होता है, तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला था, एंड आई थिंक ये वाला सभी को याद रहता है। ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट याद करिए, एक बड़ा सा गंदा सा स्टेटमेंट क्लास में लिखवाया था और मैंने कहा था एज इट इज स्कूल में छाप के आना पड़ेगा, समझ के जाइए। रीजन मीन क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट में इधर उधर कुछ किया तो आपके टीचर मार्क्स काटेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट, ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है हमारे पास, when two vectors are kept along the two adjacent sides of the triangle in an order, कि एक का हेड और दूसरे का टेल मैच कर रहा है, आप ऐसे नहीं रख रहे एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, नहीं, हमारे पास when two vectors are kept along the two adjacent sides of the triangle in an order, ऑर्डर कहने का मतलब एक का हेड और दूसरे का टेल मैच हो, then the resultant of these two vectors is shown by the third side of the triangle, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तीसरी साइड ऑफ द ट्राइंगल से शो किया जाएगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इन दो वेक्टर्स को आप ऐसे नहीं रख सकते, पहली बात, हेड से हेड नहीं मिला सकते। ट्राइंगल लॉ लगाना है तो एक का हेड होगा दूसरे का टेल होगा, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आप देखें तो यहां से यहां वेक्टर बनाएंगे तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। आप उल्टा भी नहीं बना सकते, उसका मतलब कुछ और होता है, ठीक है। तो यहां पर दिस इज योर ट्राइंगल लॉ। फिर ऐसी पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट क्या बताया था, याद करिए, व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट को इनिशियली, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स पे को इनिशियली रखिए, दोनों के टेल एक साथ होनी चाहिए, यहां पे हेड और टेल मैच करनी चाहिए, यहां पे टेल और टेल मैच करनी चाहिए, को इनिशियली अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the resultant of these two triangle is shown by the diagonal of the parallelogram। इन दोनों का जो भी जोड़ होएगा, एडिशन होएगा, वो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम से ही शो किया जाएगा। याद करिए क्लास में मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर को पैरेलली मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं। रीजन बीइंग हमारे पास जब आप किसी वेक्टर को पैरेलली ले जाते हैं, ट्रांसवर्स लेके जाते हैं, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, डायरेक्शन भी सेम रहता है, तो वेक्टर कैन बी ट्रेवल्ड पैरेलली एनीवेयर इन द स्पेस। सीधी सी बात, क्लियर, ओके। तो यही वाला वेक्टर अगर आप इसको यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे तो आपको पैरेललोग्राम लॉ दिखता है। तो मैंने कहा था क्लास में कि ये दोनों सेम ही है, घबराने वाली बात नहीं, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा इनका अलग है। अब जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आया इसका खुद का अपना लेंथ होगा, हाँ सर, तो इसका खुद का मैग्नीट्यूड होगा, हाँ सर, और इसका खुद का अपना एंगल भी होगा, हाँ सर। कैसे करते थे, याद करिए, आप इसको रिजॉल्व करते थे बेटा, यहां पर आएगा b sin थीटा और यहां पर आएगा b cos थीटा। सर ये कैसे करा, अरे अभी तो रेजोल्यूशन बताया, b है, ये बेस आएगा,
बेस इज हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा, और ये आपका परपेंडिकुलर आएगा हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो आपका यहां पर आ गया बेटा बी साइन थीटा, और आपका यहां पर आ गया बी कॉस थीटा। फिर जैसे हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया था, ये तो हट गया यहां से, तो a प्लस बी कॉस थीटा एक साइड हो गया, बी साइन थीटा एक साइड हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये फॉर्मूला आया था, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही आपका आंसर आता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? अब ये किस एंगल पर है? तो tan अगर अल्फा लगाते, tan अल्फा इस ट्राइंगल में अगर आप लगाएंगे तो परपेंडिकुलर विच इज b sin थीटा अपॉन बेस a प्लस बी कॉस थीटा, ये आपका एंगल आ गया। यहां पर भी कैसे डिराइव करते थे? इस वाले वेक्टर को यहां ले जाओ, सेम चीज की डेरिवेशन आ जाती थी। अब क्लास में एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू पी, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है पी, देन द रिजल्टेंट इज शोन बाय 2p cos थीटा बाय 2। ये हम लोगों ने क्लास में डिराइव भी किया था और ये ट्रिक्स के फॉर्म में यूज भी किया था। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, जब दो वेक्टर्स का वैल्यू सेम है, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन सेम डायरेक्शन में है, आप सीधे 2p कह सकते हैं। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी तो रूट 3p था, याद करें। जब 90 डिग्री था तो p रूट 2 था हमारे पास, जब 120 था तो p था, और जब 180 था तब तो 0 था। अब जो बच्चे ये इतना फास्ट रिकॉल कर पा रहे हैं, बिलीव मी योर रिवीजन इज वेरी गुड, ठीक है। अब पॉलीगन लॉ में क्या था, मैंने आपको ये एग्जांपल्स के तौर पे क्वेश्चन से सिखाया था। जब बहुत सारे वेक्टर्स हमारे पास हैं, तब आपको अगर इनको जोड़ना है तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता था? व्हेन मल्टीपल वेक्टर्स आर केप्ट अलोंग, मल्टीपल वेक्टर, दो से ज्यादा, 2 और मोर वेक्टर्स की बात है, ठीक है। व्हेन 2 और मोर वेक्टर्स आर केप्ट अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इन एन ऑर्डर, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, एक ऑर्डर में अगर आप रखते हुए चले जाएं पॉलीगन की एडजेसेंट साइड में, देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स इज शोन बाय द सिंगल वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इन सभी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो कैसे शो करते हैं? एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक वेक्टर बना लो, यही इन तीनों का समेशन होगा, यही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इन तीनों का समेशन यही होगा। सर इसको सॉल्व कैसे करते थे? मैंने कहा था आप इनको को इनिशियल बनाइए। इस वाले वेक्टर, जो ये आपका वेक्टर है, इसको पैरेलली लेके जाइए, यहां रख लीजिए। हाँ सर आ गया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा था, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है ना। तो इसको सर सॉल्व कैसे करते थे? इसको मैंने कहा था पैरेलली ले जाओ, इसको पैरेलली ले जाओ, इसको पैरेलली ले जाओ। इन सारे वेक्टर्स को आप क्या कर लीजिए, को इनिशियल बना लीजिए। मल्टीपल वेक्टर्स एडिशन एट अ टाइम मेक ऑल वेक्टर्स को इनिशियल, रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई। रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वेक्टर्स को आप एक्स और वाई के अलोंग आई कैप और जे कैप में रिजॉल्व करके लिखें, राइट इन आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म। फाइंड रिजल्टेंट बाय एडिंग ऑल द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट सेपरेटली। आई कैप वालों को अलग से जोड़ दीजिए, जे कैप वालों को अलग से जोड़ दीजिए, आपका रिजल्टेंट इन सारे वेक्टर्स का यहां पर हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद वेक्टर रेजोल्यूशन इन 3D, ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन के फॉर्म में करा था। जनरली स्कूल में इसको थ्योरी के फॉर्म में कराया जाता है, मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कराया था, जेईई मेंस के एक सवाल के फॉर्म में, अगर आपको याद आ रहा हो। हमारे लिए जनरली जो भी वेक्टर्स रहते हैं हम लोग उसको 2 डायमेंशन में ही रिजॉल्व करते हैं, बट अगर आप देखें यहां पर हमारे पास अगर वेक्टर 3 डायमेंशन में हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक वेक्टर ये है, ठीक है। हमारे पास ये एक वेक्टर, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। ये अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस है, एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है। बीटा एंगल विद वाई एक्सिस, गामा एंगल विद जेड एक्सिस। क्लियर? तो आपके लिए एक एक्स कंपोनेंट इस वेक्टर का, देखो 3 डायमेंशन वेक्टर है, तो इस वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, इसका एक वाई कंपोनेंट होगा और इसका एक जेड कंपोनेंट भी होगा। हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो मैंने कहा ए एक्स कैसे निकालोगे, तो जरा समझना, ये वाले वेक्टर का ए एक्स ये है, एक्स कंपोनेंट ये है, ये वाले पॉइंट का एक प्लेन बनाए, ये वाला प्लेन किसके पैरेलल होगा? ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा, है ना। ये आपका वाई जेड प्लेन है, इसी के पैरेलल ये होगा। तो वाई जेड प्लेन में अगर मैं कोई भी लाइन बनाऊंगा, ध्यान सुनना, वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। अब ये स्टेटमेंट बच्चा सोचता ही नहीं है, भाई जो तेरी एक्स एक्सिस है वो वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ यार आप खुद सोच, यस सर, वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे मान ले कि ये हमारे पास वाईजेड प्लेन था, इससे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये रही एक्स एक्सिस। अब मैं ये वाला प्लेन यहां ना बना करके यहां बना दूंगा तो अभी भी तो वाईजेड प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही आएगा। तो इसमें अगर मैं कोई भी लाइन बनाऊंगा वो तो इसके परपेंडिकुलर ही आएगी, ये पूरा प्लेन ही एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो जो भी तो ये लाइन बनाएगा ये परपेंडिकुलर आएगी, तो ये 90 डिग्री है। अब देखने में नहीं लगता है इसलिए बच्चों को ये कठिन लगने लगता है।
ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, ये जो प्लेन है दिस इज वाईजेड प्लेन, एक्स एक्सिस जो है हमारे पास इज परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन, तो इसमें आप जो भी लाइन बनाओगे वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर ही होगी। ठीक है, तो अगर आप यहां पे कॉस अल्फा लगाएंगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉस अल्फा आएगा ए एक्स बाय ए। इसी प्रकार से वाई एक्सिस के साथ बनाओगे कॉस बीटा की बात करोगे तो ए वाई बाय ए मिलेगा। कॉस गामा जेड एक्सिस के साथ बनाओगे ए जेड बाय ए। इनका स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर आप यहां से कर ले, सारे बच्चे जरा ध्यान से समझना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो ये हमारे पास कैसे आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं इसका, तो ये आएगा बेटा ए एक्स का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये क्लास में कराया हुआ है बेटा, ए जेड का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अगर आप देखें और इसका मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, उठा करके यहां रख दो तो 1 आ जाएगा, खत्म। ये क्लास कराया था, इसको कोसाइन लॉ भी कहते हैं। और इसी में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा अगर आप लिखेंगे तो 2, ये साइन लॉ हमारे पास बन जाता है। अब हमारे पास वेक्टर्स को जोड़ा जा सकता है तो घटाया भी जा सकता है। ठीक है, घटाना इज बेसिकली एन एडिशन ओनली, मैंने यहां पर लिखा है इट्स अ वेक्टर एडिशन विद अपोजिट डायरेक्शन। समझना, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, अगर मेरे को इन दोनों को जोड़ना है तो ये है इनका एडिशन वाला रिजल्टेंट। इन दोनों को अगर मेरे को जोड़ना है तो दिस इज योर एडिशन वाला रिजल्टेंट। लेकिन अगर मेरे को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, मतलब एडिशन विद अपोजिट डायरेक्शन। ये है क्या, एडिशन विद अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन उल्टा करके जोड़ना, वही आपका एडिशन, वो सब्ट्रैक्शन है। तो ये जो आपका वेक्टर था, ध्यान से समझिए, ये जो आपका वेक्टर था इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, इसका उल्टा कर दीजिए, दिस इज माइनस बी वेक्टर, और ये वाला एंगल हमारे पास कितना आएगा बेटा, पाई माइनस थीटा आएगा। तो ये इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर का जो आप जोड़ करेंगे, एडिशन करेंगे, दिस इज योर सब्ट्रैक्शन वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समझे। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे थे, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा कर दीजिए, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा कर दीजिए, तो रिजल्टेंट आता था ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और tan अल्फा, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा करेंगे तो b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा आपको मिलता है। इसी का मैंने आपको एक सवाल बताया था, जेईई मेंस में आया था कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, v स्पीड से घूमते घूमते, ये 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन जनरल केस बताया था आपको कि ये v स्पीड ऐसे v स्पीड से चल रहा है, थीटा एंगल घूम रहा है, तो क्या इसकी स्पीड में चेंज आएगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड, अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो चेंज इन स्पीड 0 है। लेकिन क्या चेंज इन वेलोसिटी है, यस, क्योंकि डायरेक्शन हमारे पास चेंज हुई है तो वेलोसिटी में चेंज आया है। यहां पर अगर मान लो ये होता 2i कैप और ये होता ये 2j कैप, और यहां पर वेलोसिटी लिखते हैं माइनस 2i कैप, डायरेक्शन का चेंज आया है बेटा। इक्वल वेक्टर क्या होते थे, इक्वल वेक्टर वो होते थे जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। क्या इनका, मैं इन दोनों को इक्वल कह सकता हूं, नहीं, क्योंकि सर डायरेक्शन डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो डिफरेंस निकाला जा सकता है, यस। तो आपको v फाइनल माइनस v इनिशियल करके जो फॉर्मूला आता था 2v sin थीटा बाय 2 आता था, और क्लास में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर चेंज इन वेलोसिटी भी हम लोगों ने निकाली थी। अब बात आती है 2D मोशन। इसके बाद हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट रोका था, याद करिए। लॉज ऑफ मोशन में आपका जब मैंने कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया तब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया, उसका रीजन बहुत सिंपल एंड मतलब बेसिक सा सिंपल सा रीजन था कि जब दोबारा डॉट प्रोडक्ट यहां पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या आएगा, कंस्ट्रेंट मोशन में जब हम लोग नेट पावर 0 करके सवाल लगा रहे थे, सर हमें याद नहीं, सर मैंने न्यूली ज्वाइन किया है। ठीक है, तो अब सभी बच्चों को जब हमें साथ लेके चलना है तो मैंने वो टॉपिक उसको वहीं पर पढ़ाया। जैसे ही आपको लॉ ऑफ मोशन का मैं समरी लेक्चर दूंगा तो डॉट प्रोडक्ट वहां पर मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। वो इसीलिए वहां पर बताया गया क्योंकि वहां पर कुछ नए बच्चे आए तो उनको एटलीस्ट वहीं से समझ आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट मैंने कब के लिए रोका है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मोशन के लिए, वहां पर आएगा। वर्क में दोबारा डॉट प्रोडक्ट आएगा तो अच्छे से आपको रिवाइज भी कराता चलूंगा मैं। ठीक है, अच्छा 2D मोशन। 2D मोशन क्या होता है कि जब हमारे पास पार्टिकल इस प्रकार से चले, देखो एक पार्टिकल का कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो x, y, z होगा, इस प्रकार से चले कि इनमें से कोई सी भी दो चीजें चेंज हो, कोई सी भी दो चीजें चेंज हो, या तो x और y चेंज हो, या तो y और z चेंज हो, या फिर z और x चेंज हो। कभी भी दो पार्टिकल कोऑर्डिनेट के दो कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास चेंज हो रहे हैं तब आप इसको कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन।
ठीक है। जनरली हम इस बोर्ड पर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और आप कॉपी पर फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपके लिए एक्स और वाई एक्सिस की ही बात हो रही होती है, क्योंकि पार्टिकल एक्स में चलेगा और वाई में चलेगा, यही टू डी मोशन होता है। लेकिन बच्चे को लगता है कि एक्स और वाई मोशन ही 2D है। नहीं, एक्स और जेड, वाई चेंज नहीं कर रहा है, एक्स और जेड चेंज हो रहा है तब भी 2D है, जेड और वाई चेंज हो रहा है तब भी 2D है। क्लियर? सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है 1D है, सिर्फ वाई चेंज हो रहा है 1D है, सिर्फ जेड चेंज हो रहा है 1D है। क्लियर सी बात? अब 2 डायमेंशन मोशन सारे बच्चे यहां पर समझना। सबसे पहले x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x समय के साथ चेंज हो रहा है, समय के साथ पार्टिकल x में भी चल रहा है, समय के साथ पार्टिकल y में भी चल रहा है, तो दैट मींस वो दोनों में एक साथ चल रहा है, तो ये 2D मोशन हमारे पास होगा। यहीं पर हम लोगों ने बात की थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कई बच्चे इस वर्ड से घबरा जाते हैं, सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? अरे कुछ नहीं है भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है किस रास्ते पर चल रहा है। तो आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, x टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है। टाइम एलिमिनेट कर दोगे, x और y का रिलेशन ही आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। मान लो मैंने पार्टिकल को बोला कि वो 3x + 4y = 6 पर जा रहा है, तो वो किस रास्ते पर है? स्ट्रेट लाइन। बेसिक मैथ्स को यूज करना पड़ेगा, क्लास में काफी सारे सवाल कराए थे बेटा, याद करिए। अगर मैंने कहा एक पार्टिकल है x² + y² = 9 हमारे जा रहा है, तो किस रास्ते पर चल रहा है? x और y का रिलेशन आपको बताएगा रास्ता। तो ये सर्कुलर का इक्वेशन था, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था, सर्कुलर की इक्वेशन है, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है हमारे पास। अगर मान लीजिए x² / 4 + y² / 9 = 1, मैंने कहा कि ये इस इक्वेशन पे पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये आ रही है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार ये तो इलिप्स की इक्वेशन होती थी, पार्टिकल एक इलिप्टिकल पाथ पर कहीं ना कहीं चल रहा है। क्लियर? तो कभी भी अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछी जाए या पार्टिकल किस रास्ते पर चल रहा है, तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही निकालनी है। y एज अ फंक्शन ऑफ x या x एज अ फंक्शन ऑफ y और x का रिलेशन किसी तरीके से निकालना है। तो आप कैसे निकालते थे कि समय के साथ x कैसे चेंज हुआ वो निकालिए, समय के साथ y कैसे चेंज हुआ वो निकालिए, दोनों में से टाइम हटा दीजिए, x और y का रिलेशन आपको मिलेगा। कॉपी खोलिए, कितने सारे सवाल कराए थे। अब मैंने आपको कहा था कभी भी आपका 2D मोशन जब स्टार्ट होगा, ये 4 चीजें जरूर लिख लेना, इससे आसानी होती है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, एक्सेलरेशन अलोंग x, एक्सेलरेशन अलोंग y। क्योंकि इससे क्या होगा, x एक्सिस का मोशन अलग चलेगा, y एक्सिस का मोशन आपका अलग चलेगा, कंबाइंड आपको दिख रहा होगा। तो आप x के लिए अलग से अपनी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाएंगे, vx = ux + axt, sx = uxt + ½ axt², v² x - u² x = 2ax sx। मतलब जो आपकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी, x के लिए अलग से लगाएंगे और y के लिए आप अलग से लगाते थे। याद करेंगे, आपको ये क्लास से रिकॉल करनी है सारी चीजें। अब हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कौन कौन से थे? हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन 2 है जो आपके स्कूल में पूछे जाएंगे, दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल इज टोटली फॉर कंपटीशन, अभी क्लास में नहीं कराए, उसका रीजन ये है इसके ऊपर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है, तब आपको ये ग्राउंड फ्रेम से भी समझ आना चाहिए, इंक्लाइन प्लेन से भी समझ आना चाहिए। अभी आप लॉज ऑफ मोशन में याद करें तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलोंग द वेज g sin थीटा होता था, तो यहां पर अभी वही सारी चीजें आएंगी। अब जो बच्चे लॉज ऑफ मोशन थोड़ा बहुत पढ़ लिए होंगे उनको ये आसान लगने लगेगा, कुछ भी नहीं है, समरी से ही चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। बस इसी का वेट क्लास में किया जाता है कि एक बार लॉज ऑफ मोशन खत्म हो तब आपके लिए थोड़ा सा रेजोल्यूशन एंड ग्राउंड फ्रेम सारी चीजें आपको समझ आए, ठीक है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल क्या होता है? आप जमीन से फेंक रहे हैं, जमीन पर आ रहा है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है? किसी हाइट पर से जाके आप बॉल को फेंक रहे हैं तो वो जाके जमीन पर गिर रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल क्या है? कि इंक्लाइन या वेज, ये वर्ड अब कई बच्चों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक वेज पर आपने बॉल को फेंका है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ पे बॉल को फेंका, वो जाके पहाड़ पर गिर गई, दिस इज योर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। आप ऊपर से भी फेंक सकते हैं, नीचे से भी फेंक सकते हैं, ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल होता है। तो ये इंक्लाइन का एंगल है, ये बॉल को हम लोगों ने यू स्पीड से फेंका है, थीटा एंगल पर फेंका है, तो ये जाके ऐसे गिरता है। अब आपको यहां पर क्या चीज समझनी है, ये पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपका मोशन अंडर ग्रेविटी ही होता है, ठीक है। मतलब वजन के केस में वजन ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। mg इधर लग रहा है, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है mg इधर लग रहा है, जब ये पार्टिकल इधर आ रहा है mg इधर लग रहा है। किसी भी समय पर अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ ग्रेविटी ही इस पर लग रही है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इसकी ऑलवेज एयर को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं पूरे केसेस में, ठीक है, हमेशा इसमें ग्रेविटी ही लग रहा है।
तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, एक्स में कोई फोर्स नहीं है, याद करिए F इक्वल टू ma होता है। जब फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन वाई एक्सिस में फोर्स की वजह से जाता है। अगर मैं इस पेन को फेंकूंगा तो ये इधर से इधर जब आएगा तो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो जब सारा फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग है तो एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। इस वाले प्रोजेक्टाइल में बात करें या इस वाले प्रोजेक्टाइल में बात करें, एक्सेलरेशन आपको हमेशा माइनस जी ही मिलेगी। लेकिन बस अगर हम लोग बात करें कि यहां पर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में आपका रेफरेंस ऐसे आ जाता है। तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ध्यान समझना क्योंकि अब एंगल पर आप फेंक रहे हैं। ये है आपका वाई एक्सिस। जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा पढ़ा होगा समझ आ जाएगा। यही आपका जी था। ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगती है। ये अगर आपका एंगल अल्फा है, ठीक है, ये अगर आपका एंगल अल्फा है तो ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, अल्फा। तो इधर की जो आपकी एक्सेलरेशन होगी दैट इज जी कॉस अल्फा, और इधर की एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पर जो वेज के पैरेलल एक्सेलरेशन होती है दैट इज जी साइन अल्फा। एक्स एक्सिस इधर लिया है तो एक्सेलरेशन इधर है माइनस जी एक्स, ए एक्स देखो माइनस जी साइन अल्फा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन होती है जी कॉस अल्फा। खत्म, ठीक है, इसी को यूज करना होता है। अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में याद करें, जब आप यहां पे बॉल को यू स्पीड से फेंकते थे, थीटा एंगल हमारे पास होता था, तो इसको रिजॉल्व करते थे यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। तो यू एक्स कितना आता है, यू कॉस थीटा, यू वाई कितना आता है, यू साइन थीटा। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो, और वाई एक्सिस में सारी की सारी एक्सेलरेशन माइनस जी हमारे पास होती थी। क्लास में बताया गया था टाइम ऑफ फ्लाइट, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको, आंख बंद करिए जो बच्चे रिवाइज कर चुके हैं। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का टाइम होता था, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे जाने का टाइम होता था। टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जब आप एयर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करना होता है तो आपका टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जब हम लोगों ने 1D मोशन पढ़ा था तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आता था, u बाई जी आता था। सारी वेलोसिटी u है, g उसको रोक रहा था तो u बाई जी आता था। टाइम ऑफ डिसेंट भी आपका u बाई जी आता था। इस केस में जो टाइम, यही आपका जो टाइम ऑफ एसेंट है वो ये डिसाइड करेगा। तो इस बार टाइम ऑफ एसेंट विल बी u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट विल बी u साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम की बात करोगे तो 2u(y) बाई ए वाई। यही वाली वेलोसिटी जब आप 1D में फेंकते थे बॉल को, u y के लॉन्ग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन y के लॉन्ग ये था g, तो टाइम फ्लाइट क्या आता था 2u बाई जी आप कहते थे, तो 2u(y) बाई ए वाई वही है। तो बस आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर 2u साइन थीटा बाई जी टाइम आ गया, खत्म, ठीक है। 1D मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था u स्क्वायर बाय 2g। u क्या था, y एक्सिस की वेलोसिटी, ठीक है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, y एक्सिस की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2ay, एक्सेलरेशन अलोंग y। तो यहां पर क्या रहेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट आ गई, खत्म। u की जगह u साइन थीटा रखना है, बस सीधी सी बात मैं आपको ये बता रहा हूं। रेंज होती है कितना दूर जाके गिरता है। तो आप देखें तो ax तो हमारे पास 0 है, हाँ सर, तो sx अगर आपको निकालना है तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर करते थे, यस सर, तो ax हमारे पास 0 हो जाता है, तो ux कितना है, u cos थीटा है। टोटल टाइम कितना लगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। बस यही पर लिखा हुआ है ux, ये है uy डिवाइडेड बाय ay। ux ट्वाइस ऑफ ux इंटू uy डिवाइडेड बाय ay जनरलाइज फॉर्मूला है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में मदद करता है, ये सारे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में मदद करेंगे। तो यही फॉर्मूला आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट कहिए, ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। एट टॉप कई बच्चे कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल, इसमें देखिए ax आपका 0 है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो हर पॉइंट पर ये u cos थीटा को कोई चेंज नहीं करता है। जब यार एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। तो टॉप पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, कुछ बच्चे कहेंगे 0, अरे पागल, अगर 0 होगी तो वहीं से नीचे गिर जाएगा, ये आगे क्यों जाएगा। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, तो तू सही बोलना। टॉप पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 0 नहीं होती, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी u cos थीटा होती है। तो सर हमें तो टीचर ने बताया था वो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है। अरे वाई एक्सिस के लॉन्ग टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 मिलेगी, इससे और ऊपर नहीं जाएगा, बट लेकिन ये आगे तो जाएगा। तो यहां पर याद रखना है एट टॉप पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू u cos थीटा। अब बात आती है रेंज मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना होता था, याद करें रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मेरे पास थीटा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन 2 थीटा
मैक्सिमम होने के लिए 1 आ जाएगा, तो 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ये डेरिवेशन छोटी छोटी सी क्लास में बताई हुई है। तो जब आप बॉल को 45 डिग्री पर फेंकेंगे तब आपका रेंज मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कर दी है ना, थीटा की वैल्यू 45, तो साइन 2 थीटा साइन 90 बन जाएगा 1, तो यू स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम रेंज। और उस समय हटेन इन दिस केस, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, तो थीटा की वैल्यू 45 डालिए, यू स्क्वायर बाय 4g आ गया। When ball is projected at complementary angle, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल क्लास में मैंने आपको कराए थे एडवांस लेवल के, ठीक है। याद करिए कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे, जो एंगल्स जिनका समेशन 90 डिग्री होता है। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, अगर एक 45 प्लस थीटा है तो दूसरा 45 माइनस थीटा होगा। क्यों सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हुए, मैंने कहा इनको जोड़ 90 डिग्री आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंकते हैं, थीटा पर फेंकिए या 90 माइनस थीटा पर फेंकिए, मैंने सिमुलेशन से आपको सिखाया था कि रेंज हमारे पास सेम रहती है, तो आर थीटा डिवाइडेड बाय आर 90 माइनस थीटा 1 होता है, टी थीटा डिवाइडेड बाय टी 90 माइनस थीटा tan थीटा आता था, और टी एच थीटा डिवाइडेड बाय एच 90 माइनस थीटा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा हमारे पास आता है। ये हम लोगों ने क्वेश्चंस भी इस पर लगाए थे। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लैंडिंग, जितनी स्पीड से फेंकोगे उतनी ही स्पीड से गिरेगा सेम लेवल पर। अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका है तो जमीन पर भी वो 10 मीटर पर सेकंड से ही गिरेगा। स्पीड बराबर है वेलोसिटी की बात मैं नहीं कर रहा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लैंडिंग एट द सेम level, angle of projection is equal to angle of landing at the same level, at top point V and A for projectile is perpendicular। ध्यान समझना, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, ये एक्सेलरेशन क्या है, ये है ना, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, ये एक्सेलरेशन क्या है, ये इकलौता एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं, वो है हमारे पास टॉप पॉइंट। वेलोसिटी एट एनी टाइम, इसके ऊपर भी कितने सवाल लगाए थे, मैंने कहा था एक्स कंपोनेंट अलग से निकालो, वाई कंपोनेंट अलग से निकालो, आई कैप जे कैप से जोड़ दो। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, एस एक्स अलग से निकालो, एस वाई अलग से निकालो, आई कैप जे कैप से जोड़ दो। ये कंसेप्ट थे हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, जेई मेंस का एक सवाल मैंने आपको बताया था, हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। कई बच्चे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी एट टॉप 0 है, अरे पगले, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास टॉप पर 0 नहीं है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी थी u cos थीटा, तो यहां पर आएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी टॉप इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो बच्चे ने क्लास ढंग से करी होगी उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस नहीं होने चाहिए। फिर इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी याद करिए, इसके ऊपर मैक्सिमा मिनिमा वाले सवाल भी हम लोगों ने करे थे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लगाए थे। एक बेसिक मैथमेटिक्स मैंने बताई थी और फिर मैंने कहा तो थोड़ा सा एडवांस आप सोचिए, क्योंकि 11वीं क्लास का बच्चा अगर इतना सोच पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी कैसे निकाली थी हम लोगों ने, हमने कहा था x एज अ फंक्शन ऑफ t निकालेंगे, है ना। तो ये कैसे निकाला था, एस एक्स इज इक्वल टू सर यू एक्स इंटू टी, तो ये x आता था u cos थीटा इंटू टी। ऐसी y की बात आती थी u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। किसी टाइम पर x और x एज द फंक्शन ऑफ टाइम, y एज द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम निकाला था यहां से x बाई यू कॉस थीटा, उठा करके आप लोगों ने यहां पर रख दिया था, ये इक्वेशन आ गई थी। इसमें से x tan थीटा को कॉमन लोगे, यहां पे रेंज बन जाता था, तो दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती थी, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय r। आप बोलोगे सर इतना बड़बड़ क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो किसी सब्जेक्ट पर तो ये सारी चीजें आपको याद होती चली जाती हैं। इसके ऊपर भी हम लोगों ने कितने प्यारे प्यारे सवाल करे थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, कि अगर कोई पार्टिकल जा रहा है किसी पॉइंट से पास करेगा तो वो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई करेगा। हम लोगों ने एडवांस के सवाल भी क्लास में लगाए हैं बेटा इसके ऊपर, राइट। फिर दूसरा था एक सवाल यही था, मैंने इक्वेशन वही रख ली है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 हमारे पास था। इसमें रेंज बतानी थी, मैक्सिमम हाइट बतानी थी, ये सारे सवाल थे। मैंने कहा था यार जब आपको एक इक्वेशन पता लग रही है, पैराबोला की इक्वेशन, एक की मैक्सिमम पावर 2 है, एक की पावर 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो एक इन्वर्टेड पैराबोला हमारे पास कहीं ना कहीं है, इन्वर्टेड एंड शिफ्टेड पैराबोला हमारे पास है, जहां पर मैक्सिमम हाइट होगी वहां पर आपका स्लोप 0 होता है, याद करिए, है ना। तो हम लोगों ने कहा था कि एट एच मैक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसी ग्राफ को आप इसी फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। तो 2 माइनस हमारे पास x हमारे पास आएगा, जैसे ही आप इसको 0 डालेंगे तो ये x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा जहां पर आपका
मैक्सिमम हाइट आया है। जैसे ही x पता लग गया तो इसी इक्वेशन में x की वैल्यू आप डालेंगे तो आपको y पता लगेगा, y ही आपकी h मैक्स थी। और अगर आपसे रेंज पूछा जाए तो इसका 2 गुना x की वैल्यू 4, हमारे पास रेंज हमारे पास आ जाती थी। तो ये वही वाले पॉइंट्स हैं, अगर आपने क्लास को रिवाइज किया होगा तो आपको याद आ रहा होगा हमने कितने अच्छे अच्छे सवाल यहां पर लगाए थे। फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सिंपल सा, छत पर से जाके आपने बॉल को ऐसे फेंका है, तो इसके लिए ux यही है, uy 0 है। कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे थे, सिमुलेशन से दिखाया था भाई मेरी सारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, y एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए uy 0 है। ठीक है, तो ux कितना है, u है, uy कितना है, 0 है। ax सारे प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल बोलो या ग्राउंड टू ग्राउंड बोलो, ax एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन होएगी ही नहीं। क्यों सर? अरे बार बार कितनी बार बताया टीचर कि यहां पर हमेशा ग्रेविटी में ही चल रहा है, ये सारी की सारी ग्रेविटी y एक्सिस के अलोंग है, तो एक्सेलरेशन अलोंग y होगी -g, लेकिन x एक्सिस में कोई भी हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास क्या रहेगा, 0, ax विल बी 0। क्लियर? अब बात आई टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे, sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। y एक्सिस के अलोंग हम लोग निकालेंगे, जब ये जमीन पे गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y -h, क्लास में बताया था, uy 0 है, माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये गया 2 अंडर रूट में 2h/g। सर रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज तो x एक्सिस में निकलेगी, तो x एक्सिस के लिए आप अलग से इक्वेशन बनाएंगे, हाफ axt स्क्वायर, तो ये आपकी रेंज बनी, ux है आपका u, टाइम है अंडर रूट में 2h/g, ax होएगा ही नहीं, खत्म, ये आ गई आपकी रेंज। किसी भी समय पर वेलोसिटी निकालनी थी, x का अलग से, y का अलग से, i कैप j कैप से जोड़िए, किसी भी वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, सीधी सी बात, यहां पर ये तो कभी चेंज ही नहीं करेगा, तो u तो आएगा ही, और ये वाली वेलोसिटी आपकी आती थी अंडर रूट में 2gh, 1D मोशन में भी कराया था, अंडर रूट में 2gh, तो वही u i कैप माइनस अंडर रूट में 2gh g कैप। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, sx अलग से निकालो, sy अलग से निकालो, ux uy ax ay सब पता है, सीधे से आंसर आते थे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसकी भी इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी, तो y इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर हमारे पास रहता था। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल वैसे अभी आपको नहीं बताया है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लॉज ऑफ मोशन में रेजोल्यूशन थोड़ी सी इक्वेशन से थोड़ा सा यूज टू हो जाए, प्रोजेक्टाइल पर अपने थोड़े से होमवर्क कर लें, डीपीपी लगा लें, टेस्ट दे लें, कॉन्फिडेंस पा लें, फिर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को करिए, क्योंकि ये आपके स्कूल में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यस कंपटीशन में फॉर श्योर पूछा जाता है। जेई मेंस में काफी कम पूछा जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जेई एडवांस में भरा पड़ा है, ऐसा भी नहीं है, कभी कभार सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब आपका इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल होता है तो आप किसी एंगल पे, एक मान लीजिए पहाड़ है, ये पहाड़ का एंगल है अल्फा, इसी को आप कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लाइन। अब मैंने किसी भी बॉल को थीटा एंगल पर फेंका है, ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो अब मेरी सारी कहानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर और ऐसे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो ऐसे खड़ा होगा, है ना, तो इसके लिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये वेलोसिटी को अगर आप रिजॉल्व करते तो यू कॉस थीटा यहां आएगा और यू साइन थीटा आपका कहां आएगा, यहां आएगा। हाँ सर, तो ux क्या है, u cos थीटा, uy क्या है, u sin थीटा। लॉज ऑफ मोशन में बताया है कि जो आपकी ग्रेविटी होती है, अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो यही आपका एंगल है g cos अल्फा g sin अल्फा, तो ये आपका क्या बनेगा, ax। माइनस क्यों लगाया है, x एक्सिस इधर है तो ये इधर है, तो माइनस जी साइन अल्फा ax आएगा और g cos अल्फा ay आएगा, खत्म। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, याद करिए 2uy by ay, तो uy क्या है हमारे पास, ये ay क्या है, बस सीधे फॉर्मूले आते जा रहे हैं। हाइट uy स्क्वायर बाय 2ay, तो uy की वैल्यू आप ये रखेंगे, ay की वैल्यू आप ये रखेंगे, आंसर आ गया। रेंज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अलोंग x एक्सिस इस बार दिस टाइम acceleration is not 0, this time ax is not equal to 0, ठीक है, एक्सेलरेशन है माइनस जी साइन अल्फा, तो आप इक्वेशन वही लगाएंगे, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ux की वैल्यू u cos थीटा, ax की वैल्यू बस आपको रखनी पड़ेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपने निकाला है वो रखना पड़ेगा। गंदा सा फॉर्मूला आता है, मैं उसको नहीं पढ़ाता, रीजन बीइंग इक्वेशन आप आराम से सॉल्व करिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये आ गया। अब रिलेटिव मोशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, देखो ऑब्जर्वर हमारे पास कोई भी हो सकता है, ऑब्जर्वर हमारे पास कोई भी हो सकता है, हर कोई अपने हिसाब से देखता है। जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था तो आपको यही बात बताई गई थी, है ना, कि भाई रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, कोई किसी को भी देखेगा तो अपने हिसाब से फिजिक्स को इंटरप्रेट करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वर हमेशा घमंडी है लेकिन इम्पार्शियल नहीं है।
घमंडी है वो अपने हिसाब से चीजों को देखेगा, लेकिन यस भेदभाव नहीं करेगा। वो अगर अपने आप को रोक रहा है तो कैसे रोकेगा? अपनी वेलोसिटी, जैसे मान लो मैं 10 से चल रहा हूं तो मैं अपनी वेलोसिटी -10 अपने को भी दूंगा और सभी पार्टिकल को दे दूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालते थे? वीए वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर, यही करते थे। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी इज वीए माइनस वीबी वेक्टर। बी अपना ऑब्जर्वर है तो अपनी वेलोसिटी का नेगेटिव करके सबको दे देगा, फिर आपको वेक्टर्स एडिशन लगाना है। इसीलिए इस चैप्टर में पहले वेक्टर्स पढ़ाया गया था। ठीक है, तो जब दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वीए माइनस वीबी रिलेटिव वेलोसिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो वीए प्लस वीबी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है। और ये हम लोगों ने करा भी था, एक कार में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ट्री है, याद करिए। अगर ये वाली कार जा रही है 60 से, वेलोसिटी ऑफ ए, ध्यान सुनना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर कौन है? बी, तो आप कहेंगे वी ए माइनस वी बी। और मैंने कहा था बार बार आई कैप जे कैप में ले जाना भाई, कभी भी बवाल नहीं होगा। तो वी ए क्या है? 60 आई कैप माइनस ऑफ माइनस 40 आई कैप, 100 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी टी माइनस वी बी वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ ट्री तो 0 है, माइनस वीबी वेक्टर इज माइनस ऑफ 40। तो इसको दिखाई देगा, इस वाली गाड़ी को दिखाई देगा ट्री पॉजिटिव डायरेक्शन में 40 की स्पीड से आ रहा है। इसी प्रकार से करते थे। फिर आपको मैंने कुछ अच्छे एनसीईआरटी के सवाल भी कराए थे बैक एक्सरसाइज के, जो मैंने कहा था कि भाई वो जे एडवांस को टच कर जाएंगे, ऐसा थॉट प्रोसेस अचानक से आप नहीं सोच पाएंगे एग्जाम में, तो उसको पहले से कर लीजिए। और जेई मेंस में अभी तक उनको टच नहीं किया है। तो उसमें एक ट्रेन वाला सवाल भी था, बस वाले सवाल भी थे, याद करिए, है ना। एक साइकिलिस्ट ए से बी जा रहा है, रेगुलर इंटरवल पर बस आ रही है, तो वो सामने से 6 मिनट और अपोजिट डायरेक्शन में 18 मिनट कुछ ऐसे करके जाता था, वो सवाल था हमारे पास। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है इस लेक्चर के बाद। कम से कम टाइम में मेन कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर आप क्या करें, 1-2 घंटा निकालें और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोबारा से खुद से ट्राई करें। इसी को बार बार करते चले जाएंगे, कंसेप्ट सॉलिडिफाई कर जाएंगे आपके दिमाग में। जब ट्रेन वाले सवाल थे, मैंने कहा था कि जब भी ट्रेन हमारे पास ओवरटेकिंग के सवाल है तो पॉइंट पार्टिकल्स को तो बस वहां पहुंचा दो, अपना ओवरटेकिंग हो गया। लेकिन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रेन वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ट्रेन को ओवरटेक कराने के लिए तो पहले तो डिस्टेंस, इन 2 ट्रेन हैं, मान लीजिए एक ट्रेन ये थी, एक ट्रेन ये है। इस ट्रेन को मैंने रोका था, फिर ये ट्रेन हमारे पास डी डिस्टेंस चली, फिर इसका लेंथ चली, फिर अपना लेंथ चली, तब जाके ओवरटेकिंग होती है। तो जब 2 ट्रेन हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो कितना टाइम लगेगा ओवरटेकिंग में? तो डिस्टेंस कितना, देखो भाई टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना चलना है, यहां से लेके डी भी चलना है, L2 भी चलना है, L1 भी चलना है। तो D डिवाइड प्लस L1 प्लस L2, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाती है V1 प्लस V2, तो ये आ गया। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में हमारे पास चल रही हैं तो डिस्टेंस कितना ओवरटेकिंग के लिए चाहिए? डी भी चलना है, L2 भी चलना है, L1 भी चलना है, डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2 हमारे पास। अगर ये दोनों ट्रेन एक्सेलरेट भी हो रही हैं तो हमारे पास, याद करिए, हमारे पास S रिलेटिव इज इक्वल टू U रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ A रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर, यही आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी U1 माइनस U2 हो जाएगा इंटू टी, ए रिलेटिव, दोनों की एक्सेलरेशन भी है तो A1 माइनस A2 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। यहां से आपको टाइम मिलता था। मिनिमम सेपरेशन कि हमारे पास, याद करिए, एक अच्छा सवाल कराया था कि 2 पार्टिकल्स के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद वो बढ़ता चला जाता था। तो मैंने क्या कहा था कि यार एक को रोक लीजिए, अपने आप आपको पता लगेगा, मिनिमम सेपरेशन हमारे पास आएगा, सॉल्व हो जाएगा। ग्राउंड फ्रेम से क्या था कि दोनों हमारे पास चल रहे, जब दोनों की सेम वेलोसिटी होगी तभी मिनिमम सेपरेशन आएगा। तो वही वाला कंसेप्ट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे ऐप में और आपके क्लास के उसमें भी, ठीक है। फिर हमारे पास यहां पर रिवर बोट प्रॉब्लम्स हमारे पास आई थी। रिवर बोट प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या था, अगर कोई भी व्यक्ति रिवर में जाके सिर्फ बैठ जाए तो रिवर उसको फ्लो करा ले जाएगी, VR, ठीक है। अगर मैं रिवर की डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट कर रहा हूं डाउन स्ट्रीम, इसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, कि जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है, इस डायरेक्शन में अगर रिवर जा रही है, आप भी उसी डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं, तो आपकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, VM प्लस VR हो जाएगी। अगर मान लो रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, आप इस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, 9वीं 10वीं क्लास में सिखाते भी है, VM माइनस VR। अब हमारी कहानी अलग आई, ये तो 9वीं 10वीं तक की बात है, ठीक है। अब बात आई कि अगर मान लो विड्थ ऑफ द रिवर इज D और कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, ठीक है, तो टाइम, याद करिए, हम लोगों ने कोलिजन का टाइम निकाला था, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई स्टूडियो में आग लग गई थी उस दिन, वो मनहूस सवाल हो ही नहीं रहा था, है ना, बार बार जा रहे थे, तब तक क्लास कैंसिल हो जा रही है या कुछ ना कुछ हो जा रहा है।
तो ये वही है फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब मैं जब ये बात बोल रहा हूं, सर आपने वो ट्राइंगल वाला सवाल यहां पे शॉर्ट नोट्स में क्यों नहीं दिया? बेटा वो सिर्फ एक सवाल था, कंसेप्ट तो ये था ना तेरा। मैं तेरे को कंसेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूं, सारे क्वेश्चन नहीं कराना चाहता, क्योंकि क्वेश्चन कराने में मैंने बहुत मेहनत करी है। अब तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू उन सवालों को दोबारा लगा, ठीक है? तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मैंने बताया था, किसी भी पॉइंट पर अगर जाना है तो कौन सी वेलोसिटी उसको लेके जा रही है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब रिवर बोट प्रॉब्लम्स की अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द मैन vm cos थीटा, इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा? vm cos थीटा, ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और डिस्टेंस है d। तो टाइम कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा। vm sin थीटा क्या रहेगा? ये इसको आगे पीछे खिसका सकता है, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में कहीं खिसका सकता है। तो पहला सवाल आपका यहां पर आता था कि मिनिमम टाइम में जाना है, तो मैंने कहा भाई सारी की सारी वेलोसिटी अप्रोच बना दो, थीटा की वैल्यू 0 आएगी तो d डिवाइडेड बाय वीएम हमारे पास आ जाएगा, दिस इज मिनिमम टाइम। जब पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा तो याद करो रिवर क्या करेगी? इसको यहां पहुंचाएगी, नेट ये यहां कहीं पहुंचेगा, तो ये ड्रिफ्ट कितना होता था वो अगर आप ड्रिफ्ट की बात करें तो वी आर इंटू डी डिवाइडेड बाय वीएम आता था। क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस में चलना है, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल को कहीं ना कहीं ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि रिवर हमारे पास इधर ला रही है, नेट वेलोसिटी इसकी इधर आ जाए। तो मैंने इसको कैसे बताया था? मैंने कहा था कि मान लो कि ये vm है, ये थीटा है, तो vm cos थीटा, vm sin थीटा, कम से कम डिस्टेंस, दैट मीन सीधे पहुंचना है। ये तब पहुंच पाएगा जब ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी बराबर हो जाए, तो ड्रिफ्टिंग ना हो, तो vm sin थीटा इक्वल टू वीआर हो जाए। तो किस एंगल पर जाना चाहिए? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वीआर बाय वीएम, ये आपको बताया था। कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा डिस्टेंस d डिवाइड बाय vm cos थीटा, तो आपने vm cos थीटा, ये सर ये कैसे करा? cos थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा ये है, तो अंडर रूट में 1 माइनस वी आर बाय वी एम का स्क्वायर। सॉल्व करो, मैंने स्पेस नहीं था, ज्यादा कीचड़ मीचड़ हो जाती इसलिए मैंने लिखा नहीं तो आप इसको कर सकते। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा 2 डायमेंशन मोशन। आई थिंक 16-17 लेक्चर लगे हैं और मैंने इसको 1 घंटा 20 मिनट में लगातार बोला है। अब गला दर्द हो रहा है, अब आपका दिमाग दर्द होना चाहिए इसके ऊपर प्रैक्टिस लगा लगा के। क्लियर? ये बड़ा चैप्टर था हमारे पास, ओके। इसमें बहुत सारी चीजें, अभी तो ये बात बोली कि समरी लेक्चर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें तो अभी मैंने टच नहीं करी है ना। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने रिवाइज किया है, दे कैन रिकॉल कि इसके बाद भी तो सर आपने इतनी सारी बताई। अभी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, देखो ये मिनिमम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद होनी चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। अब आपने कुछ सवालों में कुछ सीखा, आपने कुछ कंसेप्ट अपने बनाए कि हाँ यार ऐसे ऐसे करने से सवाल अच्छे से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, वो आप इनको और ऐड करेंगे। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सारी स्पून फीडिंग मैं नहीं करूंगा, थोड़ी सी करूंगा, चम्मच दिखाऊंगा, कहूंगा भैया खाना भरो, रखो मुंह में, चबाओ, इंजॉय करो, ठीक है। तो ये मेरा काम है कि इतने बड़े 15-16 लेक्चर हमारे लगे, उसको समराइज करके मैं 1-1.5 घंटे में आपके सामने कैसे बोल सकता हूं। और अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते हो, मैं बिलीव मी आप इसको कम से कम टाइम में ऐसे ही रिवाइज कर पाओगे। बच्चे महीनों महीने तक रिवाइज करते रहते हैं, कहते सर चैप्टर खत्म नहीं हो रहा। आपको इतने मल्टीपल रिवीजन करने हैं कि जेईई मेंस से पहले आप आंख बंद करो, पूरा चैप्टर सड़क से आंखों के सामने से निकल जाए कि हाँ यार ये चीजें सर ने बताई थी, और आप अपनी एडिशनल चीजों को और इसमें इंकॉर्पोरेट करिए। जो भी हम लोगों ने क्लास में एडवांस के इलस्ट्रेशंस आपको कराए हैं, फॉर द टाइमिंग अगर आपसे नहीं हो रहे तो घबराइए मत। जेईई मेंस के पीवाईक्यू जितने भी क्लास में कराए हैं आप उनको अच्छे से करिए, और एडवांस के क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक के बारे में सोचिए कि ये सर ने कैसे सोचा। और जब आप उस प्रोसेस में धीरे धीरे आएंगे, मैं बताया था ग्राफ एक्सपोनेंशियली राइज करेगा एक समय के बाद, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।